नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग का ये लास्ट क्लास होगा, दैट इज फाइनल क्लास होगा। अभी तक में हम लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे कि जो भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वी हैव कवर्ड ऑल दैट टॉपिक्स। ऑल राइट, मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जिससे कि मतलब आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो वी विल कवर इन अदर वीडियोस, बट हम लोग आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो बिफोर दैट, दिस इज दाही कुमार एंड आई वेलकम यू टू द कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज दो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेशली एंड अपडेटेड कंटेंट मिलते हैं फॉर एपीएस, दैट इज आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सब ऑर्डिनेट, केंद्रीय विद्यालय, एनबीएस, टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए, जो कि हमको होता है किसका भैया, कंप्यूटर साइंस का। उसके लिए आपको एक नंबर कंटेंट मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस क्लास। चालू करते हैं आज का क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कंप्यूटर में होता है तो हम लोग का कुछ एक डेटा ट्रांसफर होता है। क्या होता है? डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफर दो टाइप का हो सकता है भैया, या तो सिंक्रोनस डेटा हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या सिंक्रोनस डेटा टाइप ट्रांसफर हो सकता है, या असिंक्रोनस डेटा टाइप ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस डेटा टाइप में आप लोग समझ सकते हैं कि सिंक्रोनस डेटा क्या होता होगा कि एक हम लोग क्लॉक सिग्नल देते होंगे। क्या देते होंगे भैया? एक क्लॉक सिग्नल देते होंगे। अगर एक क्लॉक सिग्नल दिए तो मेरा डेटा सिंक्रोनस हो जाएगा, मतलब एक क्लॉक सिग्नल जब हम लोग देंगे तो मेरा डेटा अच्छे से जाएगा, ठीक है। एक सिग्नल के साथ सारा डेटा जाएगा, ये नहीं कि अभी ये जा रहा है बाद में इसके पीछे ये जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग सिंक्रोनस के बारे में जानते हैं। वी विल टॉक अबाउट द असिंक्रोनस। ऑलराइट, वी विल टॉक अबाउट द असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो क्या होता है देखते हैं। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर between two independent unit requires the control signals be transmitted between the communicating unit to indicate the time at which data is being transmitted। क्या बोलता है कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। अगर मेरा एक यूनिट यहाँ पर डेटा ट्रांसफर है तो एक यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड रिक्वायर्स द कंट्रोल सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द कम्युनिकेटिंग यूनिट टू इंडिकेट द टाइम एट विच डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। और हम लोग को बताता है कि एक टाइम बताता है कि जिस समय दो इंडिपेंडेंट यूनिट में मेरा डेटा ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, ये समझ में आएगा आपको। और उसके बाद क्या बोलता है कि एक टाइम बताया जाता है कि जिस समय मेरा डेटा ट्रांसफर होगा कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच, ये कम्युनिकेट होता है ताकि मेरा डेटा जो है वो ट्रांसफर हो पाए। ऑलराइट, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक आप आसानी से ये समझ सकते हैं, सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज करके कोई भी डेटा भेज रहा है। असिंक्रोनस क्या हुआ है कि मेरा कुछ भी सिंक्रोनस नहीं है, मतलब कुछ भी सिंक्रोनाइज नहीं है भैया। एगो यहाँ है तो एगो आसमान में है, एगो धरती में, एगो तो पताल में है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे डेटा ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कि हम लोग कुछ मैकेनिज्म यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा अच्छे से फ्लो हो पाए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जानते हैं कोई भी डेटा हमेशा एसिंक्रोनस नहीं होगा ट्रांसफर, दैट इज डेफिनेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का हमेशा लगभग टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा ट्रांसफर होता है दैट इज असिंक्रोनस। तो हमको उसको भैया अच्छा से भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई सम मैकेनिज्म इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग का जो होता है ये, तो हम लोग का जो फर्मवेयर होता है जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है, जो हार्डवेयर इंप्लीमेंट करता है, दे इंप्लीमेंट इट इंटरनली। ओके, होप समझ में आया होगा। आगे चले, ठीक है। अगर मेरा डेटा असिंक्रोनस जा रहा है, क्या भैया, अगर मेरा डेटा असिंक्रोनस जा रहा है तो कैसे सॉल्व होगा ये,
तो कैसे सॉल्व होगा? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व होगा, नहीं तो मेरा सारा चौपट हो जाएगा काम। तो देखिए उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट मेथड इज स्ट्रॉ पल्स। स्ट्रॉप पल्स में क्या होता है? स्ट्रॉप पल्स सप्लाइड बाय वन यूनिट टू इंडिकेट व्हेन ट्रांसफर हैज टू अकर। तो ये क्या होता है? एक पल्स जनरेट करता है। क्यों पल्स जनरेट करता है? कि पल्स जनरेट करता है ताकि इंडिकेट कर पाए कि भैया मेरा अब डेटा ट्रांसफर होने वाला है। कि पहले ही इंडिकेट कर दिया, भैया शांत रहो, मेरा डेटा ट्रांसफर होने वाला है, मैंने तुम्हें सिग्नल दे दिया। तो इस तरह में क्या होगा, कोई भी दो डेटा डिवाइस अगर भेज रहा है तो आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, भैया लड़ाई नहीं होगा। ऑलराइट, होप समझ में आया होगा। सेकेंड ही अगर इसका हम डिसएडवांटेज का बात बोलते हैं तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? देखो, जब स्ट्रॉप पल्स भेज दिए, मेरा डेटा तो चला गया, मेरा डेटा यहां पर हो गया रिसीव, ठीक है, मेरा डेटा रिसीव हो गया। पर ये जो मेरा सेंडर है भैया, इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा डेटा यहाँ पहुंच गया है? तो स्ट्रोक पल्स में ऐसा कुछ भी मेरे लिए नहीं दिया हुआ है ताकि सेंडर को पता चल सके कि भैया मेरा डेटा यहां पर पहुंच गया रिसीवर के पास। तो यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हैंडशेकिंग। हैंडशेकिंग क्या है? हाउ टू रिजॉल्व असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। तो हैंडशेकिंग में क्या होता है आप समझ सकते हैं कि अगर आप हाथ बढ़ाए, देखिए कोरोना में आपको हाथ बढ़ाना ही नहीं भैया, आपको तो नमस्ते करना, लेकिन कोरोना के बाद या कोरोना से पहले आप क्या करते थे? आप किसी को मिलते थे, आप बोलते थे भैया हाथ मिला ले, तो हैंडशेकिंग होता था। क्या होता था? आप अपना हाथ दूसरे की तरफ भेजते थे, वो भी अपना हाथ दूसरे की तरफ भेजता था, तो दोनों हैंडशेक करते थे। मतलब दोनों को पता चल रहा होता है कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो हैंडशेकिंग में क्या होगा कि मेरा द यूनिट रिसीविंग डेटा एक्नॉलेज विथ कंट्रोल सिग्नल। तो मेरा जो भैया रिसीवर यूनिट है वो एक्नॉलेज करेगा। क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा। अगर मेरा डेटा यहां से यहां चल गया, मेरा ये रिसीवर एंड है, ये सेंडर एंड है, अगर इसको यहाँ डेटा मिला तो ये एक एक्नॉलेज सिग्नल भेज देगा कि हमको डेटा मिल गया है, टेंशन फ्री रहने का भैया। ठीक है, समझ में आया होगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत? आगे चले। ओके, देखिए अब क्या होता है, हैंडशेकिंग के बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। हैंडशेकिंग में हो सकता है ना कि हैंडशेकिंग में हो सकता है कि मेरा एक डेटा यहां से जा रहा हो रिसीवर के पास, ये सेंडर भेजा, ये एक्नॉलेज करने में इतना टाइम लिया कि मेरा जितना भी सीपीयू का या फिर मेरा डेटा ट्रांसफर का जो भी प्रोसेस था सब क्या हो गया? एकदम अधर में रह गया, एकदम रुक सा गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर एक यूनिट हम लोग डेटा भेजे सपोज, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ एक टाइम लिमिट बना देंगे। क्या करेंगे? इसके साथ एक टाइम लिमिट बना देंगे कि अगर तुम इस टाइम लिमिट में रिसीवर के पास पहुंच गए तो बल्ले, अगर नहीं पहुंचे तो दिक्कत की बात है। तो है क्या? देखिए टाइम आउट में क्या कहता है, इफ वन यूनिट इज फॉल्टी, क्या होता है? इफ अगर एक यूनिट फॉल्टी होता है एंड डेटा ट्रांसफर नॉट कंप्लीटेड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम आउट। एकदम जैसे रेफरी टाइम आउट करता है, या फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भैया 2 मिनट का आईपीएल में बोलेंगे कि तुम फॉल्टी है भैया, अब तुम जाओ अपना अगला डिसीजन लो। ऑलराइट, समझ में आया होगा। तो इसमें होता क्या है कि प्लेस डेटा ऑन बस। हैंडशेकिंग में क्या होता है, समझो एक बस है, बस पे डेटा पैकेट ये चढ़ा दिया। क्या किया? डेटा पैकेट चढ़ा दिया और अनेबल कर दिया समथिंग दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिड। मतलब ये डेटा मेरा वैलिड है, ये एक यूनिट है, इसको एनेबल कर दिया। ये यहां से यहां आया रिसीवर एंड के पास, रिसीवर एक्सेप्ट कर लिया डेटा फ्रॉम द बस और अनेबल क्या किया भैया कि हाँ मेरे पास डेटा मिल गया, डेटा एक्सेप्टेड। ऑलराइट, तो उसके बाद क्या होगा कि डिसेबल डेटा जब वैलिड किए थे भेजने के वक्त,
अगर डेटा पहुंच ही गया उसके पास तो क्या करेंगे, डेटा वैलिड को डिसेबल करेंगे और इनवैलिडेट डेटा ऑन बस। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा, डिसेबल डेटा एक्सेप्ट, डेटा पहुंच गया तो डिसेबल कर दो भैया इस यूनिट को, और रेडी टू एक्सेप्ट इनिशियल स्टेप। मतलब ये सारा देखो, अगर ये मेरा पहुंच गया, ये भी रिसीव कर लिया, बोला बोला कि भैया डेटा एक्सेप्ट हो गया, फिर ये क्या किया, ये डेटा इनवैलिड को एनेबल कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया, यहाँ पे एनेबल था यहाँ पे डिसेबल कर दिया मिलने के बाद, अगर ये सारा कंप्लीट होगा तो इसको तो इनिशियल स्टेट में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर से तो हमको दूसरा डेटा भेजना है। खूब समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। ऑलराइट, और you can ask any question related to videos in the telegram group. Please join the telegram group of Computer Education World Official and ask the question. I will directly answer your queries. All right, let's proceed. देखिए अब क्या होता है, कैसे सॉल्व हो सकता है मेरा, मैंने बताया असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, अगर मेरा पहले आया, अगर मेरा ये बफर है, दिस इज बफर, बफर मतलब आप समझते हैं, इसमें हम लोग कुछ स्टोर करते हैं। तो पहले आया यहाँ पे रुका, दूसरा आया यहाँ पे रुका, तीसरा आया यहाँ पे रुका, चौथा, पांचवा, ऐसे करके रुकते गया डेटा, डेटा पैकेट रुकते गया। तो इसमें क्या होगा, ये पहला बाहर निकलेगा, ठीक है, पहुंच लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया रिसीवर, ठीक है, इसका काम खल्लास। फिर दूसरा आया भैया, दूसरा को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह में क्या होगा कि कोई भी दो डेटा यूनिट अगर दो सेंडर भेज रहा है तो आपस में ये भैया लड़ाई नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक एक लाइन में लग जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर में हम लोग का ये काम होता है, ठीक है, समझ में आया। आपने जब क्यू पढ़ा होगा, आपने डेटा स्ट्रक्चर में क्यू पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है भैया कि रेलवे लाइन में ऐसे 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 जने लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो पहले आया बोलेगा हम तो लाइन में है, पहले तो हमको टिकट मिलना चाहिए, तो बोलेगा ले लो भैया टिकट, चल जाओ बाहर। तो यहाँ भी सेम चीज होता है, ठीक है, खूब समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, ओके। अब देखो क्या होता है, क्या हो सकता है जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर में, तो क्या हो सकता है, तो हम लोग बात करेंगे अब डेटा ट्रांसफर मोड बिटवीन सेंट्रल कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेरा सेंट्रल कंप्यूटर है, मेरा यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो इन दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर जो होता है, इन दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर जो होता है, उनके क्या मोड्स हो सकते हैं, मतलब किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है, वी विल रीड अबाउट दैट। कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो देखिए तीन तरह से होता है, थ्री वेज दैट वी कम्युनिकेट विथ सेंट्रल कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो फर्स्ट इज प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। आप लोगों ने प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट, इनिशिएट, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो आपने बहुत बार गूगल किया आखिर भैया ये होता क्या, ये लफड़ा है क्या। तो उस लफड़ा को आज खत्म करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इज इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट एंड थर्ड इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये तो आप लोगों ने हजारों बार देखा होगा। सो वी विल डिस्कस ईच वन in detail, okay, so let's proceed. So now we will talk about the programmed input output. ये क्या बला है, आखिर ये क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है प्रोग्राम इनपुट। देखो मैं थ्योरी इसीलिए इंक्लूड करता हूं स्लाइड में, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपके लिए आसान हो रिवीजन करना, आपको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़े। सो लेट्स डू इट। तो इसमें क्या है, इन द प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मेथड द सीपीयू स्टेज इन द प्रोग्राम लूप until the input output unit indicates that it is ready for data transfer। क्या होता है कि समझो कि मेरा कोई प्रोग्राम है, मैं एक प्रोग्रामिंग लूप बनाकर दिखाता हूँ, i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस,
और मेरा इसके अंदर कुछ भी कहानी है, ठीक है, कुछ भी स्टोरी है, ठीक है, कुछ भी कहानी है, मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शंस है। ऑलराइट, तो क्या बोलता है कि इसमें सीपीयू इस प्रोग्राम लूप में ही रहेगा। कब तक? जब तक ये इनपुट आउटपुट इंडिकेट नहीं कर देता है कि भैया हम डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हैं। समझ में आया होगा? एक बार फिर समझाता हूं। प्रोग्राम इनपुट आउट में क्या होता है कि सीपीयू क्या होता है, प्रोग्राम लूप में ही रहता है, मतलब जो प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन, उस लूप में ही रहता है सीपीयू। कब तक? जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस ये नहीं बोल दे कि भैया आई एम रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। होप दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, सिंस इट्स कीप्स द प्रोसेसर बिजी नीडलेसली। देखो देखो देखो, इनपुट आउटपुट कब हमको बोलेगा कि हम रेडी, हमको कुछ नहीं पता। सीपीयू मेरा फालतू का इस लूप में घूमे जा रहा है, अपना सीपीयू टाइम बर्बाद कर रहा है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, बेवजह का टाइम कंज्यूम हो रहा है। क्यों? अगर समझो ये पूरा है मेरा इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, हम इस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं बोल देगा कि हम भैया रेडी हैं। तो इस सीपीयू का तो बर्बादी हो गया, सीपीयू टाइम का। तो इसका ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब देखो ये अवॉइड कैसे किया जा सकता है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग इंटरप्ट फैसिलिटी। ऑलराइट, अब देखो इंटरप्ट फैसिलिटी क्या होगा कि सीपीयू कुछ काम कर रहा है, हमको फटाक से इनपुट आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए भैया? फटाक से इनपुट आउटपुट चाहिए, तो हम लोग एक इंटरप्ट सिग्नल इसको देंगे। इंटरप्ट सिग्नल देंगे, जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल मिलेगा सीपीयू को बोलेगा अच्छा भैया मेरे पास इंटरप्ट लेके आए हो, ठीक है, हम इंटरप्ट हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले तुम्हारा काम करेंगे। तो इंटरप्ट सिग्नल इसीलिए यूज आता है, ठीक है। होप ये सब बातें समझ में आई होंगी। तो क्या बोलता है ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए कि इनपुट आउटपुट हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीधे मेरे मेमोरी से बात नहीं करता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा, आगे चलें। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। क्या बात करेंगे? इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है when the interface determines that device is ready for data transfer, it generates an interrupt request to the computer। देखो इसमें क्या होता है, मैंने बताया इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट भेजेगा कंप्यूटर को, सीपीयू बोलेगा अच्छा भैया इंटरप्ट लेके आए हो, पहले तुम्हारा काम करेंगे, फिर दूसरे काम करेंगे, फिर हम अपना काम करेंगे, फिर ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मेरा इंटरफेस डिटरमाइन करेगा कि कोई डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है, तो उसी से फटाक से इंटरप्ट सिग्नल क्या करेगा, जनरेट कर देगा और रिक्वेस्ट करेगा कंप्यूटर से कि भैया ये डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए एकदम तैयार है, इसका कुछ करो भैया। ऑल राइट, तो अब क्या होगा, अपॉन डिटेक्टिंग द एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल द सीपीयू मोमेंटरली स्टॉप द टास्क। जैसे मैंने आपको बताया कि फटाक से अपना ये काम रोकेगा, उसका काम करेगा, फिर इसके आगे वाला सीपीयू काम करेगा, ठीक है। तो यही सब है, ये सब कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने आपको बताया इसके मेन मुद्दा को। ऑल राइट, होप समझ में आया होगा, आगे चले। ओके, ठीक है। अब देखो भैया डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है। इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द इंटरफेस ट्रांसफर डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट थ्रू द मेमोरी बस, ठीक है। आखिर इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि ये सीधे भैया मेमोरी से ही बात करेगा, बीच में हमको किसी से नहीं मतलब है, हमको तुमसे मतलब है, तुमको हमसे मतलब है, भैया बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में यही होता है, तुम्हारा सीधा कनेक्शन तुमसे, तुम्हारा कनेक्शन हमसे, बीच में किसी का कोई मतलब नहीं, ठीक है। दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, समझ में आया होगा। देखो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का है, क्या करेगा, कोई मेमोरी यूनिट है,
मेमोरी बस के थ्रू क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बात करेगा, इनपुट आउटपुट से बात करेगा। देखो ये क्या कर रहा है, ये सीधे मेमोरी यूनिट से बात करेगा, बीच में किसी का लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी मेरा इनपुट डिवाइसेस में हम लोग बताया था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना भी मेरा एक्सटर्नल सब, जितना भी मेरा कंप्यूटर से पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ा होता है, बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में वही हो सकता है कि कोई साउंड का हो सकता है, कि कोई भी भैया मॉनिटर पे हमको कुछ दिखाओ, कोई गेमिंग कंसोल वाला हो सकता है। सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस दैट वी यूज इन द कंप्यूटर। ऑलराइट, होप दैट इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, आगे चले। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग, अब देखो, अब क्या देखो, अगर हम लोग इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं तो हो सकता है ना कि इंटरप्ट का डिफरेंट टाइप हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है उसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। सो फर्स्ट इज नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। आखिर ये क्या मुसीबत है? देखो, इसमें क्या होता है कि जो भी मेरा ब्रांच एड्रेस है असाइन टू ए फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी। तो क्या बताया मैंने, देखो कि सीपीयू कोई भी एक काम कर रहा है, एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, इसके पास गया, अब बोला भैया इंटरप्ट लेकर आए हो, ओके ठीक है, मैं अभी ये काम नहीं करूंगा, तुम्हारा क्यों इंटरप्ट आया है, तुम्हारा क्या काम है? बोलेगा मेरा भैया डब्लू काम है। तो बोलेगा ठीक है, तुम्हारे काम को पहले खत्म करते हैं। जैसे ही सीपीयू मेरा ये काम कंप्यूटर खत्म करेगा, तो मेरा ये वाला अपने अगले वाला जो कर रहा था वहां पर पहुंच जाएगा और फिर वहां से स्टार्ट कर देगा अपना काम करना। समझ में आया? तो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या होता है कि ब्रांच जो है, मतलब हमको कहाँ इंटरप्ट करके कहाँ पर जाना है, उसको फिक्स्ड लोकेशन, मेमोरी के फिक्स्ड लोकेशन में क्या कर देता है, असाइन कर देता है। क्या बोलता है, भैया देखो हम असाइन कर दिया एड्रेस इंटरप्ट के द्वारा, तुम वहां पर जाओ भैया, तुम मेरा काम कर दो प्लीज। खूब समझ में आया होगा। वेक्टर इंटरप्ट में क्या होता है, द सोर्स दैट इंटरप्ट सप्लाइज ब्रांच इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। वेक्टर में क्या होता है कि सीधे ब्रांच इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को ही सप्लाई कर देता है, ये कोई फिक्स लोकेशन नहीं बताता भैया, सीधा ही बात करता है। ठीक है। प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, जैसे कि हम, मेरा समझो कि बहुत सारा इंटरप्ट है, 1 2 3 4 5 4 और 100, ऑलराइट, एन तक मेरा इंटरप्ट है, एन तो होगा नहीं, चलो 4 तक है, ऑलराइट, 4 तक इंटरप्ट है, मजा तो आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। तो देखो प्रायोरिटी में क्या होता है, विच कंडीशन इज टू बी सर्व फर्स्ट व्हेन 2 और मोर रिक्वेस्ट आर एब्सेंट। मैंने क्या बोला कि 4 इंटरप्ट है, अब इसमें से हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना है, तुम कौन सा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा ही पहला काम करेंगे। अगर समझो I1 पहले इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रायोरिटी, इसको हम पहला प्रायोरिटी देंगे कि तुम भैया पहले जाओ अपना काम करो, क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट हो, ताकि मेरा सारा काम कंप्यूटर में आसानी से हो पाए, दैट इज प्रायोरिटी इंटरप्ट। होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 30 सेकेंड का ब्रेक लें, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब क्या होता है कि मेरा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी इंटरप्ट है, क्या है, प्रायोरिटी इंटरप्ट है, प्रायोरिटी इंटरप्ट है कि अगर हमको प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वहां पे काम आता है पोलिंग। क्या काम आता है, पोलिंग। आखिर ये अब पोलिंग है क्या, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो वी हैव टू डिस्कस इट। तो क्या बोलता है, एस्टैब्लिशिंग द प्रायोरिटी ऑफ साइमल्टेनियस इंटरप्ट्स कैन बी डन बाय सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा, कि कोई भी दो एक साथ इंटरप्ट आया मेरा सर्विस लेने के लिए, मेरा सर्विस लेने के लिए कोई भी दो इंटरप्ट एक साथ आया, अब डिसाइड ये कैसे डिसाइड करेगा कि पहले तुम लोगे या पहले तुम मेरा सर्विस लोगे। ऑलराइट, सो देयर इज समथिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट डिसाइड्स
कि कौन सा भैया इंटरप्ट पहले सर्विस एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो पोलिंग होता क्या है, अ पोलिंग प्रोसीजर इज यूज टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्रायोरिटी सोर्स बाय सॉफ्टवेयर मींस। तो पोलिंग क्या करता है सॉरी, पोलिंग क्या करता है कि इसमें देखता है सॉफ्टवेयर कुछ बना हुआ है पोलिंग के लिए, इस दोनों में चेक करेगा कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा भैया, किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ओके, तो पोलिंग ये डिसाइड करेगा। ठीक है, इन दिस मेथड there is a one common branch address for all interrupt. The program that take care of interrupt begins a branch at the pool interrupt source in the sequence. The order with the priority is the highest priority stage. देखो मैंने इसको इसीलिए पढ़ा क्योंकि क्योंकि पोलिंग के लिए हम लोग समझ चुके हैं पोलिंग क्या करता है। सिंपल सा वर्ड है पोलिंग के लिए, ये कहानी आपके लिए मैंने लिखवाया है ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको मदद मिले। ठीक है, तो पोलिंग सिंपल सा क्या है, अगर दो इंटरप्ट एक साथ आ रहा है, हमको डिसाइड करना है कि विच इंटरप्ट शुड बी टेकन फर्स्ट, सो दैट इज डिसाइडेड बाय पोलिंग। पोलिंग कैसे होता है, बाय सम मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन पोलिंग। ऑलराइट, होप इज दैट इज क्लियर। ओके, आगे चलें। ठीक है, देखो भैया डेजी चेनिंग इंटरप्ट क्या होता है। अब ये क्या बोला है भैया, डेजी चेनिंग इंटरप्ट, ये क्या बोला है, अब क्या करोगे। देखो डेजी चेनिंग में क्या होता है कि अब समझो यहाँ पर कि आप समझो कि जैसे हम लोग टोकन रिंग पढ़ते हैं टोकन रिंग, कि मेरा एक टोकन यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, टोकन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रायोरिटी पहले का चेक करता है। ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ तो वो आगे जाता है, दूसरे का प्रायोरिटी चेक करता है, उसका नहीं होता है तो थर्ड का प्रायोरिटी चेक करता है, तो टू नेक्स्ट डिवाइस। ऐसे ही क्या करता है कि ये प्रायोरिटी चेक करता है आखिर कौन सा डिवाइस का मेरा सर्विस पहले एग्जीक्यूट हो जाना। डेजी चेनिंग मतलब गोल गोल भैया घूम रहा है, एक से दूसरे, एक से दूसरे, एक से तीसरे, एक से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, ऐसे करके जा रहा है, पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा प्रायोरिटी पहले है कि नहीं है, ऐसा करके हो रहा है इसमें। ठीक है, होप समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों होता है, ताकि मेरा जो भी मेरा मॉड्यूल हो, इंस्ट्रक्शंस हो, वो इजिली इन फास्टर मैनर एग्जीक्यूट हो पाए। ऑलराइट, तो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है क्या है, पहले इसको तो समझना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, द साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग टू इंक्रीज कंप्यूटेशनल स्पीड और इंक्रीजेज द थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड विद इन गिवन टाइम और स्टिपुलेटेड टाइम। ऑलराइट, सब एक ही है। ठीक है, होप समझ में आया होगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप के पैरेलल प्रोसेसिंग में होते हैं टाइप, इसको मैंने आपको फ्लिंस क्लासिफिकेशन में पहले भी बताया था, आप उसको देखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। दैट इज SISD, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। That is very important because they generally ask the full form of these things, so you have to read it thoroughly. ठीक है भैया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो मैंने बताया कि पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में आखिर होता क्या है, साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है। देखो भैया, कुछ प्रोसेसर रजिस्टर है टू मेमोरी, मेमोरी से कुछ लिया ऑपरेंड, कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिया। एक प्रोग्राम था मेरा, उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन था, बहुत काम करवाना था वहां पर। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में होता क्या है, अगर हमको कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करेगा तो हम लोग एडर सब्सट्रैक्टर के पास पहुंच जाएंगे। इंटीजर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पहुंच जाएंगे। लॉजिकल यूनिट का कोई काम होगा तो हम लोग उसके पास भेज देंगे। शिफ्ट का कुछ काम होगा तो उसके पास भेज देंगे। अगर कुछ इंक्रीमेंट करना होगा तो इंक्रीमेंट मॉडल के पास देंगे। फ्लोटिंग पॉइंट सब्सट्रैक्ट ऐड करना होगा तो उसके पास भेज देंगे। फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसके पास भेज देंगे।
और डिवाइड करना होगा फ्लोटिंग पॉइंट को उसके। मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए भैया इंतजार नहीं कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं भैया तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो, तुम ये काम कर दो। अगर सारा काम हो गया तो फास्टर मैनर में होगा, तो उसी टाइम में मेरा सब काम होते रहेगा। जब टोटल काम हो जाएगा तो एक साथ इंटीग्रेट कर लेंगे और मेरा रिजल्ट आएगा। सो सिंपल है कि नहीं? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। Now we have to read one of the most important topic, in computer organization in architecture, that is pipelining। देखिए पैरेलल प्रोसेसिंग जब कर रहे तो हम लोग अपना डिफरेंट जो टास्क था हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स के पास भेज रहे थे। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पाइपलाइनिंग में क्या होगा कि मेरा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अपने टास्क को छोटा छोटा यूनिट में बांट देंगे। क्या करेंगे? छोटा छोटा यूनिट में बांट देंगे, फिर हम उसको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा ये प्रोसेस, उसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसका क्या है डिफिनेशन। पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक भैया, पाइपलाइनिंग एक टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग, मतलब तोड़ता है भैया, तोड़ता है। अ सिक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस। मैंने बताया कि अगर कोई भी सिक्वेंशियल प्रोसेसर है इसको एकदम टुकड़ा 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 टुकड़े टुकड़े गैंग कर देगा भैया। विथ each सब प्रोसेसर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन सिंपल स्पेशल डेडिकेटेड सेंकर। जितना भी टुकड़े टुकड़े गैंग है सबको अलग अलग जगह पे एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट ऑपरेट्स कॉन्क्रेंटली विथ ऑल अदर सेगमेंट्स। देखो भैया अगर किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग से दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी, मैंने बस एक एग्जांपल दिया कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े करूंगा, उसके बाद सारे सब प्रोसेसर को अलग अलग एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। प्लीज इसको दिल पे ना लें, दिल से मैंने बोला भी नहीं, आपको समझाने के लिए बोला था, ठीक है, ठीक है। अब पाइपलाइन कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग सेगमेंट थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्लो सेगमेंट परफॉर्म्स पार्शियल प्रोसेसिंग। देखो इसको आप लोग कैसे समझ सकते हो, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग फैक्ट्री में असेंबली लाइन में कहीं पर देखते होगे कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, असेंबली लाइन होता है कि भैया मेरा पहले पहिया बनाओ, पहिया बन के आगे गया, भैया मेरा बॉडी बनाओ, बॉडी बना, फिर भैया बोलेगा पहिया बनाए हो पहिया लगाओ, फिर आगे गया, फिर बोला भैया तुम्हारे पास मशीन बना हुआ है, मशीन मेरे में लगा लो, मेरे पास पहिया पहले से है। उसके बाद फिर बोलेगा अच्छा तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है और तुमको पेंट कर देते हैं। तो एक असेंबली लाइन में मतलब हर एक काम को हम लोग टुकड़े टुकड़े करके कर पा रहे हैं, दैट इज पाइप लाइनिंग। होप समझ में आया होगा बेसिक डिफिनेशन, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग में दैट इज समथिंग कॉल्ड टाइम स्पेस डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, ये मेरा टास्क है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को तोड़े हैं टुकड़ा टुकड़ा करके, वो कैसे हो रहा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर बात करते हैं, अगर मेरा T1 T2 T3 ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर इस टाइम में कोई और काम नहीं होगा तो सीपीयू का झूठ से ही कोई काम नहीं होगा, हमको ये काम करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ये खत्म होगा तो फिर T2 से चालू होगा, इस तरह करके जाएगा, फिर ये खत्म होगा फिर T3 से चालू होगा, मतलब काफी ही टाइम लग जाएगा। ये भी तो नहीं है ना कि हम लोग का T1 एक ही क्लॉक साइकिल में खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक क्लॉक साइकिल में मेरा एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो ही जा रहा है, दैट इज नॉट डेफिनिट। ऑलराइट, सो कैसे होता है देखो, तो T1 T3 यहाँ 5 तक गया, तो इसी समय में हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ के आगे से T1 T2 T3 T4 T5 T6, फिर आगे से छोड़ के T1 T2 यहाँ तक,
तो मेरा देखो पहला जो मेरा टास्क था कितना, 1 2 3 4, पहला मेरा टास्क 4 क्लॉक साइकिल में खत्म हुआ, 4 क्लॉक साइकिल में खत्म हुआ पहला टास्क। उसी तरह T2 फिर एक ही लिया, 1 क्लॉक साइकिल लिया, T3 एक ही लिया, T4 एक ही लिया, T5 एक ही लिया, T1 एक ही लिया, T6 1 नहीं लिया, सॉरी। तो ये 3 हो गया, 3 2 5 9, 9 साइकिल में मेरा, 9 क्लॉक साइकिल में मेरा, 9 क्लॉक साइकिल में मेरा ये सारा इंस्ट्रक्शन T1 T2 T3 T4 T5 कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब मेरा पाइपलाइनिंग करने के बाद मेरा जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, होप समझ में आया होगा। आगे चले, ओके। अब देखो भैया स्पीड अप क्या होता है। स्पीड अप में अगर आपको बताऊं तो स्पीड अप होता है कि कोई भी टास्क अगर हम लोग विदाउट पाइपलाइन कर रहे थे, कोई भी टास्क विदाउट पाइपलाइन कर रहे थे, तो उसमें कितना टाइम लग रहा था, उसमें कितना टाइम लग रहा था। और रेशियो लेंगे कि कोई भी टास्क हम लोग जो है विथ पाइपलाइन कर रहे हैं तो उसमें भैया कितना टाइम लग रहा है। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है कि ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन को लगने का साइकिल का टाइम है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टास्क, मतलब कितना मेरा टास्क एग्जीक्यूट करवाना है, और के है नंबर ऑफ सेगमेंट। देखो सेगमेंट क्या होता है बताता हूं, देखो ये मेरा सेगमेंट है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टास्क मैंने आपको बताया, और टीपी क्या है, टाइम विथ पाइपलाइन। ठीक है, टाइम विथ पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन जब हो रहा था उस समय टास्क को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा। और टीएन क्या है, टाइम विदाउट पाइपलाइन। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है स्पीड अप का। ठीक है, अब देखो अगर मेरा एन वेरी वेरी ग्रेटर देन के हो जाए, मतलब मेरा नंबर ऑफ टास्क सेगमेंट से बहुत बड़ा हो जाए, तो हम लोग इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे, दैट इज टीएन बाय टीपी। ये क्या है, टीएन क्या है, टाइम लिया जब पाइपलाइन नहीं था। टीपी क्या है, टाइम लिया जब पाइपलाइन था टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये है मेरा मैक्सिमम स्पीड अप। क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्पीड अप हो सकता है नंबर ऑफ सेगमेंट के बराबर। नंबर ऑफ सेगमेंट के बता, अगर आपसे पूछे भैया किसी पाइपलाइन सिस्टम में मैक्सिमम स्पीड अप क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया जितना नंबर ऑफ सेगमेंट है उतना ही होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चले, ठीक है। अब देखो कुछ इफिशियंसी होता है। आप 12th में अगर पढ़ते होंगे तो इफिशियंसी आपने मशीन का पढ़ा होगा कि क्या होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी होता है कि वो मशीन मेरा कितना एफिशिएंट है इन प्रोड्यूसिंग सम रिजल्ट। ठीक है, दैट इज इफिशियंसी। आप बोलते हैं ना कि भैया ले तू है ये हंस मुस्कुरा रहा है, तेरा क्या एफिशिएंसी है, बोलेगा भैया मेरा 90% इफिशियंसी है, मैं 90% पढ़ाई कर सकता हूँ, मेरा इफिशियंसी 90% है, मतलब मैं 100 टास्क में 90 टास्क कर पा रहा हूँ इन द गिवन टाइम, दैट इज माई इफिशियंसी। भैया बोलेगा दूसरे को तेरा क्या इफिशियंसी है, ई मुंह लटका लेगा, बोलेगा क्या करें यार मोबाइल ही चलाते रह जाते हैं, मेरा इफिशियंसी तो 30 ही है। मतलब ये 100 में 30 ही काम कर पा रहा है इन द गिवन टाइम, दैट इज इफिशियंसी। दैट इज क्लियर टू यू, ओके। तो इन टर्म ऑफ पाइपलाइन तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ के स्टेज पाइपलाइन क्या होता है, स्पीड अप फैक्टर बट नंबर ऑफ स्टेज, स्पीड अप फैक्टर बाय नंबर ऑफ स्टेजेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको नोट करिए, दैट इज क्या हो जाएगा भैया, दैट इज इफिशियंसी। ठीक है, आगे चले। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। सॉल्यूशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से आते ही रहते हैं। देखो स्पीड अप फैक्टर क्या दिया हुआ है, 10।
इफिशियंसी क्या दिया हुआ है 80%। 80% को आप कैसे लिख सकते हैं, 80/100 दैट इज 0.8। तो बोलता है कि भैया व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टेजेज इन पाइपलाइन। अच्छा, इफिशियंसी इक्वल टू क्या जानते हैं, स्पीड अप फैक्टर बटे नंबर ऑफ स्टेजेस, यही तो होता है ना। देख लेते हैं दिक्कत क्या है, वही तो होता है। अब देखो इफिशियंसी 0.8 है, 10 मेरा स्पीड ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ स्टेजेस n ले लेते हैं, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/0.8। यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ 10 दो, तो ये हो जाएगा 12/98.5। तो इसको अप्रोक्स क्या आप ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। यही मेरा क्या है आंसर है। समझ में आया कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। क्या बोलता है कि पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ फैक्टर का लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टी के प्लस n -1 इंटू टी विथ पाइपलाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि कोई भी एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम है, वो 50 नैनो सेकेंड देता है। नॉन पाइपलाइन सिस्टम 50 नैनो सेकेंड ले रहा है भैया टू प्रोसेस ए टास्क। ठीक है, द सेम टास्क कैन बी प्रोसेस इन सेगमेंट 6 सेगमेंट। ये क्या है 6 है, विथ ए क्लॉक साइकिल ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ पाइपलाइन फॉर 100 टास्क। टास्क कितना है 100। तो बोलता है कि क्या बोलता है डिटरमाइन द स्पीड अप। तो एस क्या हो जाएगा, कितना टास्क है 100, विदाउट पाइपलाइन कितना ले रहा है 10 सेकेंड, नहीं, विदाउट पाइपलाइन कितना ले रहा है 50 कितना ले रहा है, नैनो सेकेंड ले रहा है ना। नैनो सेकेंड को सेकेंड में कीजिएगा तो क्या होगा 10⁻⁻9, यही तो होता है। ठीक है, k प्लस n, तो k कितना है 6 प्लस n 100 -1 इंटू टी दैट इज 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 100 क्या 5 ले लेते हैं, -9 यहाँ का 3 से 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 106 105 और 105 इंटू 10, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, 105 गुना 10, 10 का ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 10 -1, 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7 और 105। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर इसको हम लोग नैनो सेकेंड लेते हैं तो क्या आंसर आता है उसको देखते हैं। अगर मेरा कितना है टास्क 100, tn मतलब विदाउट पाइपलाइन कितना है 50, k प्लस n 6 प्लस 100 106 105 और इसको 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 500/105, 100 21, 100/21, इसको काटो कितना हो गया 4.76। तो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या कि मेरा जो था ये नैनो सेकेंड नहीं है, ये सेकेंड है। अगर यहाँ पर भी नैनो सेकेंड होता, अगर यहाँ पर भी नैनो सेकेंड होता तो फिर भी सही होता, लेकिन यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पर भी सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड रहने दीजिए, इसको सेकेंड बना लीजिए, तो फिर मेरा आंसर आप फार्मूला पे बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा 4.76। ठीक है, खूब समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि पाइपलाइन है। ठीक है, तो अगर पाइपलाइन है उसमें तो कुछ दिक्कत भी हो सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको देखते हैं। पहला है रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इट इज कॉल्ड बाय द एक्सेस टू मेमोरी बाय 2 सेगमेंट एट द सेम टाइम। अगर कोई मेरा मेमोरी है, अगर उसको एक ही चीज चाहिए एक ही समय एक्सेस करने लगेगा, ये तो रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो गया, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है,
मोस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरीज। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन बना देंगे भैया इसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है? इट अराइजेज ड्यू टू व्हेन इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। देखो देखो कैसे, x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1 की है। ठीक है, इस बीच में x प्लस 1 की है। ठीक है, और मेरा यहाँ पे y इक्वल टू एक्स हो जा रहा है। y इक्वल टू एक्स क्या हो जा रहा है? x हो जा रहा है। और फिर मेरा यही जो है यहाँ पर कुछ x इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझो। तो यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अगर अगर मेरा अगर मेरा कुछ यहाँ पे दिक्कत आ जाए और मेरा ये y का रिजल्ट x के रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होना ही है, होगा कि नहीं? दैट इज डेटा डिपेंडेंसी। ठीक है, अब देखो, ब्रांच डिफिकल्टीज अराइज फ्रॉम ब्रांच एंड अदर इंस्ट्रक्शन दैट चेंज द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। देखो, कोई भी प्रोग्राम काउंटर है, क्या होता है मेरा? देखो कैसे होता है। अगर मेरा 100 है, ठीक है, मेरा प्रोग्राम काउंटर में 100 है और हम लोग का डेटा जो है इंट एक्स है, इंट एक्स है। समझो इंटीजर का मेरा 2 बाइट है, इंटीजर का 2 बाइट है। अगला कितना पे होगा? 102 पर होगा। अगर इसी बीच कोई प्रोग्राम मेरा पीसी का वैल्यू 101 कर दिया तो अब तो मेरा 103 पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हुआ कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट? तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पाइपलाइनिंग में। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, अगर रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही हमको 2 इंस्ट्रक्शन का चाहिए था, भैया बोलेंगे कि इसका चलो एक और डुप्लीकेट बना देते हैं, जाओ तुम यहाँ पे मत जाओ, तुम इसको ले लो। तो हम लोग अगर रिसोर्स डुप्लीकेट कर दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। सॉरी, रीअरेंजिंग द स्टेजेज। अब समझो, अगर एक ही बार दोनों आ रहा था, हम क्या बोलेंगे कि पहले तुम आओ, तुम अपना काम कर लो, फिर तुम आओ। अगर ऐसे करके इसके स्टेज को ही बदल दें, इंस्ट्रक्शन का जो मेरा स्टेज है 1 2 3, अगर 1 2 आ रहा है तो 1 आ रहा है तो 1 को जाने देते हैं, 2 को 3 कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं स्टेज का, तो भी मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा भैया? छूमंतर। ऑलराइट, होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। ये क्या होता है भैया भला? वी यूज रीनेमिंग इन विच वी डिवाइड मेमोरी इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स यूज्ड टू इंस्टोर इंस्ट्रक्शन। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि हम लोग रीनेम कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं इनटू इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, मतलब एक यहाँ तो एक यहाँ, टू यूज इंस्टोर इंस्ट्रक्शन इन डेटा। भैया इंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, डेटा भी स्टोर हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन डेटा कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो भैया, अगर डेटा डिपेंडेंसी मैंने बताया कि कैसे होता है, ये प्रॉब्लम है, क्यों होता है? ड्यू टू डेटा एंड एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, ये मैंने आपको पहले बताया। तो इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? पहला है हार्डवेयर इंटरलॉक। इसमें क्या होगा? अगर रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिले कर देंगे क्लॉक को। सेकेंड है ऑपरेंट फॉरवर्डिंग। अगर डिटेक्ट कर लेगा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक ना, क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा कॉन्फ्लिक्ट और अवॉइड कर देगा बाय राउटिंग द डेटा थ्रू स्पेशल पाथ। समझो, कुछ भी मेरा इंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे इसको मिल गया, भैया यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या करेगा? इसको भैया बोलेगा कि जाओ दूसरे रास्ता से चल जा। दैट इज ऑपरेंट फॉरवर्डिंग। रुकना नहीं है, दूसरा रास्ता लो और फटाक से जाओ। ठीक है, सब समझ में आएगा। डिलेड लोड ही नहीं करेंगे, मतलब नो ऑपरेशन कर देंगे। अगर कुछ ऐसा मेरा डेटा डिपेंडेंसी का हुआ तो हम लोग अगला इंस्ट्रक्शन लोड ही नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन ही नहीं करेंगे, नो ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ब्रांच डिफिकल्टीज था, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो पहला तो प्रीफेज कर लो टारगेट इंस्ट्रक्शन को, मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन कर ले रहे हैं, अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमको मिलना है डिफिकल्टी, यहाँ पे हमको मिलना है डिफिकल्टी, यानी कि हमको मिलना है कॉन्फ्लिक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से अपना टारगेट ढूंढ लेंगे ताकि हम लोग को इस रास्ता में जाना ही नहीं पड़े। अगर मेरा टारगेट ये है तो हम लोग यहाँ नहीं जाके क्या करेंगे भैया, सीधे इसके पास दूसरा रास्ता से चल जाएंगे। ठीक है, ब्रांच टारगेट बफर, अच्छा ये क्या करेगा, एक बफर लेगा और मेरा जो भी टारगेट है वो बफर में डाल देगा, तो हम लोग आसानी से पहुंच पाएंगे। लूप बफर है थर्ड। ब्रांच प्रिडिक्शन है, अगर हम लोग ब्रांच में है, अगर हम लोग को ब्रांच पता ही नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा तिकड़म लगाएंगे कि मेरा की पहले से ब्रांच प्रिडिक्ट हो जाए, तो हम लोग को टेंशन नहीं, मतलब टेंशन सर पे नहीं होगा। हम लोग सीधे मेरा क्या करेगा, मेरा मैकेनिज्म, मेरा मशीन, मेरा ब्रांच इंस्ट्रक्शन सीधे वहीं पर जाएगा जहां पे काम करेगा, वहीं पे जाएगा और बोलेगा ले मैं आ गया, बल्ले बल्ले। ऑलराइट, खूब समझ में आएगा। डिलेड ब्रांच, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम लोग उस ब्रांच को ही डिले कर देंगे, भैया तुम अभी रुको, तुम अभी नहीं जाएगा, ए रुकेगा कि नहीं, तुम अभी रुको, तुम बाद में जाना। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। खूब समझ में आया होगा। एक एक सुपर कंप्यूटर आप जानते हैं क्यों होता है, इन साइंटिफिक, जब भी काम होता है साइंटिफिक काम, उसमें हम लोग सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। जैसे कि टेस्ला अभी जो था, टेस्ला था अपना पर्सनल जो था, स्पेस लॉन्च किया, स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उसमें आप लोग देखे कि सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा था, तो इस तरह का सुपर कंप्यूटर होता है। ये क्या होता है, कॉमर्शियल कंप्यूटर होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग घर में तो ये यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना महंगा होता है, इतना फास्ट कंप्यूटेशन होता है, सो हमारे काम का ही नहीं है, तो फालतू का हम लेके क्या करेंगे। ठीक है, ए सुपर कंप्यूटर विथ वेक्टर इंस्ट्रक्शन एंड पाइपलाइन फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये इसका डिफिनेशन है, आप देख लीजिए, कुछ बड़ा चीज नहीं है, आप इसको एक बार रीड करिएगा। ठीक है, मैंने इसको इंक्लूड किया सुपर कंप्यूटर का, हो कहीं पूछ ले सुपर कंप्यूटर कि पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कंप्यूटर, ऐसा पूछ लेगा कि व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, उसमें ऐसा ऑप्शन दे देगा कि अ कॉमर्शियल कंप्यूटर विद वेक्टर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन रेफर्ड इज सुपर कंप्यूटर। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। सो हम लोग आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर खत्म कर दिए हैं, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यार फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, दैट इज कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल एंड गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड डिस्कशंस एंड गेट द लेटेस्ट वीडियोज अपडेट ऑन दैट चैनल। ठीक है, एंड दिस इज राही कुमार। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कुछ दिक्कत है, तो कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पे ही करिए, मैं आपके क्वेरीज के रिप्लाई दूंगा। सो वंस अगेन यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो लाइक करो, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाते ताकि आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्रैक हो पाए। बस आप पढ़ने के लिए मत पढ़िए, ऐसा पढ़िए ताकि एग्जामिनेशन क्रैक करिए और एक अच्छी सी नौकरी लीजिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। दिस इज राही कुमार साइनिंग ऑफ।